तो हम डिस्कस कर रहे थे फोटो सिस्टम का। फोटो सिस्टम वन एंड फोटो सिस्टम टू। एक्चुअली ये जो फोटो सिस्टम है ये अरेंजमेंट है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की इन द फॉर्म ऑफ अ फोटो सिस्टम वन एंड फोटो सिस्टम टू। जो पिगमेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो पिगमेंट्स यूज होते हैं, इनकी एक्चुअली अरेंजमेंट होती है। इनकी अरेंजमेंट कुछ यूं होती है कि इनके बिल्कुल सेंटर में, अगर हम इसका सेंट्रल पार्ट देखें तो सेंट्रल पार्ट में इनके क्लोरोफिल ए मौजूद होता है, जिसको हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं। और इनकी जो पेरिफेरल पोजीशन है, पेरिफेरल पोजीशन में क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स ये मौजूद होते हैं। और ये सारे पिगमेंट्स मिलके ये बनाते हैं फोटो सिस्टम। तो इन सब को मिला के हम कहते हैं कि ये फोटो सिस्टम है। तो जो सेंटर में इसका जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट को हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर। ये जो सेंट्रल पार्ट है इसको हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं। ये रिएक्शन सेंटर है। और जो पेरिफेरल पार्ट है, ये वाला जो दूसरा हिस्सा है, ये है पेरिफेरल पार्ट। तो अगर हम, एक मिनट माफ कीजिएगा, इसका ये पेरिफेरल पार्ट है। ये जो पेरिफेरल पार्ट है, इस पेरिफेरल पार्ट में एक क्लोरोफिल बी होता है, दूसरा इसके अंदर कैरोटीनॉइड्स होते हैं। हजारों की तादाद में ये मिल के पेरिफेरल पार्ट बनाते हैं, और बीच में क्लोरोफिल ए होता है, जो कि मिल के फोटो सिस्टम बना रहे हैं। तो फोटो सिस्टम क्या है? ये अरेंजमेंट है मालिक्यूल्स की, अरेंजमेंट है, सॉरी, पिगमेंट्स की इन द फॉर्म ऑफ फोटो सिस्टम वन एंड फोटो सिस्टम टू। तो इसकी जो ये डेफिनेशन है, क्लस्टर ऑफ अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इज कॉल्ड फोटोसिस्टम। जो क्लस्टर है, अभी मैंने आपको बताया कि जो क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, इस क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को हम कह रहे हैं फोटो सिस्टम। ये जो फोटो सिस्टम है, इसके दो, जैसे मैंने आपको बताया कि पार्ट है। एक को कह रहे हैं हम एंटीना कॉम्प्लेक्स, जो कि पेरिफेरल पार्ट मैंने आपको अभी बताया था, ये वाला हिस्सा जो पेरिफेरल पार्ट में है, इसको हम कह रहे हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स। और बीच में जो सेंटर में पार्ट है, सेंट्रल जो पार्ट है, इसको हम कह रहे हैं, सेंट्रल पार्ट को हम कह रहे हैं रिएक्शन सेंटर। इसके दो पार्ट है, एक पेरिफेरल पार्ट है, पेरिफेरल पार्ट को हम एंटीना कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, और बीच में जो है क्लोरोफिल ए मौजूद होता है स्पेशली, और इसको हम रिएक्शन सेंटर कह रहे हैं। तो पेरिफेरल पार्ट ऑफ फोटो सिस्टम इज कॉल्ड एंटीना कॉम्प्लेक्स, which consist of chlorophyll B and कैरेटिनाइड्स। और इसमें कैरेटिनाइड्स होते हैं। जो पेरिफेरल पार्ट है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे आपको क्लोरोफिल बी नजर आएगा और कैरेटिनाइड्स नजर आएगा। तो फोटो सिस्टम का जो दूसरा हिस्सा है, जिसको हम सेंट्रल पार्ट कह रहे हैं, इस सेंट्रल पार्ट को हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं। इस रिएक्शन सेंटर के अंदर क्लोरोफिल ए होता है, और उसके साथ प्रोटीन एसोसिएट होती है। यही प्रोटीन जो है डिफरेंस बना देती है फोटो सिस्टम वन में और फोटो सिस्टम टू में। हमारे पास दो फोटो सिस्टम जो है मिलते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। एक फोटो सिस्टम वन है, दूसरा फोटो सिस्टम टू है। फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम टू, इनके जो नाम पड़े हैं, इनकी डिस्कवरी के हिसाब से पड़े हैं। सबसे पहले फोटो सिस्टम वन को डिस्कवर किया गया था, तो इसलिए इसको फोटो सिस्टम वन कहते हैं। उसके बाद लेटर ऑन फोटो सिस्टम टू डिस्कवर किया गया, तो इसको फोटो सिस्टम टू कहते हैं। इसका दूसरा नाम P700 है। फोटो सिस्टम वन को P700 कहते हैं, और फोटो सिस्टम टू को P680 कहते हैं। इसको P700 क्यों कहते हैं और इसको P680 क्यों कहते हैं, अभी हम बात करते हैं।
पहले अगर हम फोटो सिस्टम वन को देखें तो फोटो सिस्टम वन कैन एब्जॉर्ब मैक्सिमम 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ द लाइट, हैंस कॉल्ड P700। इसमें ये काबिलियत है कि ये 700 नैनोमीटर नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को ये ट्रैप कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए इसको P700 कहते हैं। तो इसको P680 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसलिए इसका सेकंड नेम जो है P680 है। P680 इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को ये ट्रैप कर सकते हैं। तो फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम टू हम आगे जो है इन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनके अंदर के जो सेंटर में क्लोरोफिल इनके होते हैं, और इनके पेरिफेरल पोजीशन में पेरिफेरल पोजीशन जिसको हम एंटीना कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, यहाँ पे क्लोरोफिल बी और कैरोटीनाइड्स होते हैं। और इनके बिल्कुल सेंटर में रिएक्शन सेंटर होता है, और इस रिएक्शन सेंटर के अंदर क्लोरोफिल ए होता है। यहाँ पे क्लोरोफिल ए मौजूद होता है। अब ये जो रिएक्शन सेंटर है फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम टू में, सब दोनों में क्लोरोफिल ए होता है। इसमें जस्ट डिफरेंस ये होता है कि इसमें जो फोटो सिस्टम वन है, इसमें कैपेसिटी जो है लाइट एब्जॉर्ब करने की 700 है, और फोटो सिस्टम टू में जो कैपेसिटी है 680 नैनोमीटर की कैपेसिटी है। ये जस्ट इसमें जो मैक्सिमम कैपेसिटी आ रही है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन प्रोटीन की मौजूदगी की वजह से इसमें ये कैपेसिटी आती है। और ये जो सेंटर में क्लोरोफिल मौजूद होता है, क्लोरोफिल ए, इसके साथ प्रोटीन होती है, इसलिए इसको हम डायमर कहते हैं। इसी वजह से उसको हम डायमर कह रहे होते हैं। अब देखें, जब जब लाइट हिट करती है इस क्लोरोफिल को, तो ये क्लोरोफिल लूज कर देता है इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। मगर अगर लाइट से पहले हम बात करें तो ये क्लोरोफिल रिड्यूस फॉर्म है। रिड्यूस फॉर्म कैसे? कि इसने गेन किया हुआ है इलेक्ट्रॉन को गेन किया हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन जो कि आया है कहाँ से? वाटर से इसने इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे वाटर जो है वाटर स्प्लिट होता है, तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और इससे 2 जो हैं प्रोटॉन निकलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है ये क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल जैसे इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ये रिड्यूस हो जाता है। जब इसको लाइट हिट करती है और इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके अपने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले जाते हैं, और अब जो है ये आफ्टर लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्लोरोफिल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और ये लूज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो ये फोटो सिस्टम में सारी कहानी होती है। आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह जब हम लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक, मगर नेक्स्ट से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, इसके अंदर चीज बताना चाह रहा हूं कि हम जब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब सॉरी क्लोरोफिल या जो पिगमेंट्स हैं, या हम कहेंगे ये जो फोटो सिस्टम जब तक ये लाइट रिसीव नहीं करता, तो उस वक्त इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो हैं ग्राउंड स्टेट में होते हैं। ये इनका ग्राउंड स्टेट है, ये इनका है ग्राउंड स्टेट। तो इनमें जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होते हैं। जब लाइट हिट करती है और फोटोन यहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जेटिक हो जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके ये चले जाते हैं इनके अपने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। तो इलेक्ट्रॉन जब एनर्जेटिक होंगे, जैसे ही फोटोन आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन में चले जाएंगे। तो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेशन स्टेट में चले जाते हैं, और इनमें रिसीव जो करने वाला पहला मॉलिक्यूल होता है वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और रिएक्शन सेंटर
और जो पेरिफेरल पोजीशन पे एंटीना कम्प्लेक्स है, ये तीनों मिला के बना देते हैं फोटो सिस्टम। और फोटो सिस्टम की दो अकसाम हैं जो अभी हमने डिस्कस की। आगे हम रोल देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस के अंदर। फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जब हम रोल देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो फाइनल प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस की वो कार्बोहाइड्रेट है। वो कैसे? फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और रोशनी, लाइट जो कि सन से आ रही होती है, क्लोरोफिल की मौजूदगी में, पिगमेंट्स की मौजूदगी में, ये बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनाते हैं C6H12O6 प्लस ये बाय प्रोडक्ट बना देते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन लिबरेट होती है बाय प्रोडक्ट। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट बना है ये आपको नजर आ रहा है कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम सिंपल ग्लूकोज कह रहे हैं। यहाँ पे आपको ग्लूकोज नजर आ रहा है। तो इस ग्लूकोज के अंदर ये जो कार्बन नजर आ रहा है, तो ये कार्बन एक्चुअली जो डोनेट किया है या जो सोर्स है कार्बन की, ये कार्बन आया है, ये कार्बन आया है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो अगर हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट एज अ कार्बन सोर्स इन केल्विन साइकिल, या जिसको हम डार्क रिएक्शन कहें या जिसको हम C3 साइकिल कहें, तो इसके अंदर जो इंट्रेंस होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होके बनाता है ग्लूकोज को। अगर हम पत्तों को देखें यहाँ पे, तो ये जो पत्ते हैं इनके ऊपर वाला हिस्सा, इसको हम एपिड्रम कहते हैं, ये आपको पता होगा। इसको हम एपिडर्मस कहते हैं। और एपिडर्मस, एपिडर्मस के ऊपर माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं। इन माइक्रोस्कोपिक पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। अब देखेंगे अगर इसको हम माइक्रोस्कोप में जूम करें तो हमें ये जो सेल नजर आ रहे हैं, ये सेल, इनको हम एपिड्रम कह रहे हैं। ये एपिड्रमल सेल हैं। इन एपिड्रमल सेल में ये जो हमें पोर्स नजर आ रहे हैं, ये यहाँ पे जो ये पोर्स नजर आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू इंट्रेंस होती है किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है 0.03 से लेके 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड, इतनी हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड इन पोर्स के थ्रू, इन माइक्रोस्कोप पोर्स के थ्रू, जिसको हम कह रहे हैं स्टोमेटा, इन स्टोमेटा के थ्रू इंट्रेंस होती है। और ये इंट्रेंस होती है कहाँ पे? एयर स्पेस पे। यहाँ पे ये जो नजर आ रहा है इसको हम एयर स्पेस कह रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर स्पेस में पहुंच जाती है। और इसी के साथ साथ मीजोफिल सेल्स मौजूद होते हैं। और मीजोफिल सेल्स की जो सेल वाल है, ये वेटेड सेल वाल होती है, क्योंकि इसने वाटर को रिसीव किया होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड इस वाटर में डिसॉल्व होके मीजोफिल सेल में पहुंच जाती है। तो ये जो आपको नीचे ऐसा नजर आ रहा है, अगर इसको आप देखोगे तो ये क्या है? इंटरसेलुलर स्पेस है थ्रू द स्टोमेटा ऑफ लीव्स। ये जो स्टोमेटा, लीव्स में स्टोमेटा होते हैं, यहाँ से ये जो स्पेस आ रहा है, ये स्टोमेटा ओपन हो रहे हैं इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर। तो जो एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि इन्वायरमेंट से एंट्री हो रही है, पत्तों के अंदर हो रही है, और किसके रास्ते हो रही है? स्टोमेटा के रास्ते हो रही है, एयर स्पेस में आ रही है, जिसको हम इंटर सेलुलर स्पेस कर रहे हैं, यहाँ पे आ रही है। और इसके साथ साथ मीजोफिल सेल मौजूद हैं। मीजोफिल सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री होगी। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड की जो एंट्री है, जिसकी जरूरत केल्विन साइकिल या जिसको हम C3 साइकिल कहते हैं, उसमें जरूरत है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होके कार्बोहाइड्रेट बनाएगी, ग्लूकोज बनाएगी। तो इसकी जो एंट्री है डिपेंड करती है ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा। स्टोमेटा की जो ओपनिंग है, इस पे डिपेंड कर रही होती है कि स्टोमेटा ओपन है कि नहीं है। अगर स्टोमेटा क्लोज होंगे, अगर स्टोमेटा क्लोज होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री नहीं होगी। आपको पता है कि स्टोमेटा के अंदर दो गार्ड सेल होते हैं और यही ओपनिंग और क्लोजिंग करवाते हैं। इसमें हम किसी और लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड की
ये बड़ी अहमियत है। ये बेसिक स्केलेटन है, बेसिक स्केलेटन बनाता है जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं उनका। आगे लास्ट हमारा टॉपिक है रोल के अंदर। आगे हमने पढ़ना है रोल ऑफ वाटर। अगर रोल ऑफ वाटर को हम देखेंगे, अभी हमने देखना है रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर जो वाटर है उसका क्या रोल है। फोटोसिंथेसिस के अंदर पानी का रोल अगर हम देखेंगे तो देखेंगे, हमने हमने अभी देखा ये था कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलके रोशनी की मौजूदगी में, लाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ये बनाते हैं C6H12 एंड O6 प्लस। जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट यहाँ से निकल जाती है। अब देखें, अभी तो ये हमें पता है कि ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन नजर आ रही है, ये ऑक्सीजन एक्चुअली प्रोडक्ट है किसकी, वाटर की। वाटर स्प्लिट होता है और वाटर के स्प्लिट होने की वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलती है एज ए बाय प्रोडक्ट। और हमें ये जो कार्बन नजर आ रहा है, जैसे अभी अभी हमने जिक्र किया, ये कार्बन ग्लूकोज के अंदर नजर आ रहा है। और ग्लूकोज के अंदर ये जो ऑक्सीजन नजर आ रही है, एक्चुअली ये दोनों आते हैं कहाँ से, ये आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। ये दोनों आ रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड दोनों आ रहे हैं कहाँ से, इस कार्बन डाइऑक्साइड से। और इसके अंदर बाकी ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन बचा, ये हाइड्रोजन डोनेट हो रहा होता है कहाँ से, वाटर से। ये वाटर हाइड्रोजन को डोनेट कर रहा होता है। तो यूं ये जो आपको मंजर नजर आ रहा है, ये फोटोसिंथेसिस का है। अब वाटर का क्या रोल है, वाटर का बड़ा कमाल का रोल है। और इस वाटर वाटर जो ये है ऑक्सीजन लिबरेट कर रहा है, इसके लिए एक हाइपोथेसिस दी गई थी। वेन नील ने हाइपोथेसिस दी थी, जिसको वेन नील हाइपोथेसिस कहते हैं। वेन नील हाइपोथेसिस वेन नील हाइपोथेसिस वेन नील ने एक हाइपोथेसिस दी थी। इसने ये कहा था इसने कहा था कि जो जो ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट निकल रही है फोटोसिंथेसिस के अंदर, एक्चुअली ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन बनती है जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है। वाटर जब स्प्लिट होता है तो ये ऑक्सीजन निकलती है। तो इसने एक हाइपोथेसिस दिया था। इसने क्या किया कि बैक्टीरिया के अंदर जब इसने देखा कि बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहे हैं और वाटर की जगह पे ये हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज कर रहे हैं, और नतीजे में ये ग्लूकोज को बना रहे हैं। यहाँ पे ग्लूकोज भी बन रही है, मगर क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की जगह पे यहाँ पे जो लिबरेशन हो रही है वो सल्फर की हो रही है। तो यहाँ पे इसने एक हाइपोथेसिस दिया कि ऐसा हो सकता है कि क्योंकि प्लांट्स जो हैं या जो अलजी है, ये वाटर को यूज कर रही है, तो ये वाटर की स्प्लिटिंग होती है और ये जो ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट निकल रही है, एक्चुअली ये जो ऑक्सीजन जो प्रोडक्ट है ये वाटर की है, कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं है। तो बाद में ये जो हाइपोथेसिस पेश किया गया था इन 1930 में, ये हाइपोथेसिस दिया गया था जिसको वेन नील हाइपोथेसिस कहते हैं। उसके बाद इस हाइपोथेसिस को चेक किया गया। हमें पता है कि हाइपोथेसिस को हम जब भी चेक करते हैं तो हम चेक करते हैं एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए गए इस हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए, जो कि परफॉर्म किए गए इन 1940 के अंदर। इन 1940 के अंदर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके ये बात साबित की गई कि ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं, एक्चुअली ये स्प्लिटिंग होती है किसकी, वाटर की। वाटर स्प्लिट होता है। जब एक वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा तो इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, प्लस इसमें से दो प्रोटॉन निकलेंगे। दो इसमें से प्रोटॉन निकलेंगे। जब दो मॉलिक्यूल, ये याद कीजिएगा बात, जब दो मॉलिक्यूल
वाटर के स्प्लिट होंगे तो इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, प्लस इसमें से 4 इसमें से प्रोटॉन निकलेंगे, और एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की फॉर्म में लिबरेट होगी। यहाँ पे हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट होगा। तो ऑक्सीजन बनने के लिए हमें जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने चाहिए, यहाँ पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स चाहिए। तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया इन 1940 के अंदर। डिफरेंट साइंटिस्ट ने, यहाँ पे किसी एक साइंटिस्ट का नाम स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो यहाँ पे डिफरेंट साइंटिस्ट ने, यहाँ पे आपके बुक के मुताबिक डिफरेंट साइंटिस्ट ने ये जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने 2 ग्रुप बनाए। एक को नाम दिया गया ग्रुप 1, और दूसरा इन्होंने ग्रुप बनाया जिसको नाम दिया ग्रुप 2। तो 2 ग्रुप प्लांट्स के बनाए गए और इनमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए और इनको लेबलिंग की गई आइसोटोप्स, ऑक्सीजन आइसोटोप्स या रेडियो एक्टिव लेबलिंग की गई। पहला जो प्लांट का ग्रुप था, ये दोनों प्लांट के ग्रुप थे, ये पहला जो प्लांट का ग्रुप था, इसमें इन्होंने क्या किया कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया, इसने कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया और प्लस इसने वाटर को यूज किया, और इसमें जो ऑक्सीजन थी वाटर की, इस ऑक्सीजन को इन्होंने लेबल कर दिया, लेबलिंग की 18 आइसोटोप से। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो किसकी, वाटर की ऑक्सीजन है, वाटर की ऑक्सीजन को लेबल किया गया और उसके बाद फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किया गया। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के नतीजे में हमें ग्लूकोज मिली। ग्लूकोज का जो फार्मूला है, जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n एंड ON। प्लस जब इसमें से लिबरेशन जब इसमें से हुई बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन देखा गया कि ऑक्सीजन पे जो लेबलिंग थी, लेबलिंग 18 आइसोटोप्स की थी। ये हमारे पास रेडियो एक्टिव लेबलिंग क्या थी, 18 आइसोटोप्स की थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑक्सीजन है, एक्चुअली ये ऑक्सीजन निकली है कहाँ से, वाटर से निकली है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं निकली है। पहला एक्सपेरिमेंट ये था ग्रुप 1 प्लांट्स में, जो लेबलिंग की गई थी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन जो के एसोसिएट थी किसके साथ, वाटर के साथ। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट किया गया ग्रुप 2 प्लांट के अंदर, इसमें लेबलिंग की गई ऑक्सीजन, मगर यहाँ पे ऑक्सीजन लेबलिंग की गई कार्बन डाइऑक्साइड की, और वाटर की जो ऑक्सीजन थी इसको लेबल नहीं किया गया। तो यहाँ पे ग्लूकोज बना C6, यहाँ पे जनरल फार्मूला लिख देते हैं 2n, और ये जो ON था, यहाँ पे हमें नजर आई अपनी लेबल्ड की हुई ऑक्सीजन। जो बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन निकली, यहाँ पे कोई लेबलिंग नहीं थी। तो यहाँ से ये बात साबित हुई कि जो जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लूकोज के अंदर जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन एक्चुअली कहाँ से आ रही है, ये आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड से, ये वाटर से नहीं आ रही। तो हम जो ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, ये एक्चुअली ऑक्सीजन जब वाटर टूटता है तो यहाँ से ये ऑक्सीजन आ रही होती है। ये बात साबित की गई, और ये बात जो हाइपोथेसिस था सॉरी वैन नील का, इसको एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू साबित किया गया, जो कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसको प्रूव किया। और यूं एक्सपेरिमेंट करके 2 ग्रुप यूज करके, एक ग्रुप 1 और एक ग्रुप 2 जो है यूज करके जो है ऐसे बात को, इसको जो है साबित किया गया कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक्चुअली हम जो यूज कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है तब ये ऑक्सीजन रिलीज होती है। अब देखें कि हमने फोटो सिस्टम को देखा था। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुलाहिजा फरमाएं कि जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट को हमने देखा था कि क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल का ऑर्गेनल है, और इसके अंदर जो मेम्ब्रेन एक और सिस्टम होता है जिसको हम थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन कहते हैं,
और ये जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है ये स्टेक बनाती है। इस स्टेक पोर्शन को हम ग्रेनम कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रेनम। अगर एक ग्रेनम को हम बाहर निकाल के देखें तो ये ग्रेनम हमें कुछ यूं नजर आएगा, ये ग्रेनम यूं हमें नजर आएगा। और ये जो ग्रेनम की मेम्ब्रेन है, इसी मेम्ब्रेन को हम थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन कहते हैं। ये थैलाकॉइड्स मेम्ब्रेन है। और ये जो इसके अंदर आपको स्पेस नजर आ रहा है, एक ग्रेनम के अंदर, ये सिंगल ग्रेनम है, इसके अंदर जो स्पेस नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं ल्यूमिन। इसको हम ल्यूमिन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, यहाँ पे फोटो सिस्टम वन, फोटो सिस्टम टू, फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम टू मौजूद होते हैं। अब होता यूं है कि यहाँ पे जो फोटो सिस्टम है, अगर फोटो सिस्टम हम देखें तो यहाँ पे फोटो सिस्टम में जो रिएक्शन सेंटर है जिसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, तो ये जब लाइट एब्जॉर्ब करता है, जब यहाँ पे लाइट हिट होती है या लाइट एनर्जी इसके पास जब आती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। ये दो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से चलते हैं और ये दो इलेक्ट्रॉन आके रिसीव होते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। जब ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाते हैं तो ये जो रिएक्शन सेंटर है, ये रिएक्शन सेंटर ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये रिएक्शन सेंटर क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन में यहाँ पे जो फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम के अंदर ये जो क्लोरोफिल मौजूद है, क्लोरोफिल जो ए मौजूद है रिएक्शन सेंटर में, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, यहाँ पे होल हो जाता है। और ल्यूमेन के अंदर एक और कम्प्लेक्स मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं वाटर स्प्लिटिंग कम्प्लेक्स। अब यहाँ पे मौजूद होता है वाटर वाटर स्प्लिटिंग कम्प्लेक्स। वाटर स्प्लिटिंग कम्प्लेक्स के साथ मैग्नीज का क्लस्टर भी होता है। तो ये क्या करता है कि ये वाटर को तोड़ देता है। वाटर से दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, प्लस दो वाटर से प्रोटॉन आते हैं, और हाफ मॉलिक्यूल या हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन आती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन दोबारा से गेन करता है ये रिएक्शन सेंटर जिसमें मौजूद है क्लोरोफिल ए। और जब ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे आ जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन दोबारा से, सॉरी, ये जो रिएक्शन सेंटर या जो क्लोरोफिल है दोबारा से ये हो जाता है रिड्यूस्ड। तो जो कमी हो रही है इलेक्ट्रॉन की फोटो सिस्टम के अंदर, ये जो फोटो सिस्टम है और भी इनके साथ जो जो पेरिफेरल पोजीशन है, दूसरे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके पेरिफेरल पोजीशन पे, और इसको हम एंटीना कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसके अंदर क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स होता है। तो कहने का मकसद ये है कि वाटर का ये भी काम है कि ये जो ऑक्सीडेशन हो रही है, जो रिएक्शन सेंटर में या क्लोरोफिल में ऑक्सीडेशन हो रही है, दोबारा से इसको रिड्यूस करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला इलेक्ट्रॉन डोनर है वाटर। तो वाटर का ये भी रोल है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनर है और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिबरेट करता है बाय प्रोडक्ट। आगे हम जो है इंशाल्लाह लाइट रिएक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है, और लाइट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हम इंशाल्लाह ताला कल जो है हमने डिटेल में देखना है। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आपके सवाल ले लेते हैं। किसी को अगर सवाल पूछना है तो हमारे पास टाइम मौजूद है, तो आप सवाल पूछ सकते हैं।